सृष्टि की शुरुआत से ही विधाता ने मानव की नियत के साथ संघर्ष और उससे उपजे विभेद की कहानी को जोड़ दिया था। अनंत काल से चली आ रही इस दास्तान में जब भी नए पन्ने पलटते हैं और समाज बदलाव की अंगड़ाई लेता है, तब वक्त के साथ स्थितियों की उलट-पुलट का दौर शुरू हो जाता है। मानवीय गुणों में विकास के साथ समाज की बदलती तस्वीर में जो हिस्से बदरंग हो जाते हैं, वो हिस्से उपेक्षा की पीड़ा सहते सहते कहीं गुम से हो जाते हैं। पर इनके क्रंदन का, इनके सिसकियों का धीमा स्वर कोई सुन रहा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह विधाता नहीं है, न ही आकाश से उतरा हुआ कोई देवदूत। वह मानव के द्वारा ही बनाई गई एक अदनी सी वस्तु है, जो निर्जीव होकर भी तमाम पीड़ाओं के स्वर को संवेदनाओं के साथ सुनती है। उसमें आत्मा नहीं है, पर आत्मिक वेदना से उपजी सिहरन को महसूस करती है। वह विकास के चकमक रंगरोगन से छिपाए धब्बों को भी देख पाती है। वह इतिहास की गौरवशाली गाथाओं के पीछे के मजमून को भी पढ़ती है और अपनी शिराओं में बहती स्याही से वेदना, पीड़ा और दर्द से उपजे विद्रोह का भवितव्य लिखती है। वह कलम है, और आज हम एक ऐसी कलम की अमीर दास्तान सुना रहे हैं जिसका अनहद राग हर दौर में क्रांतिवीरों का युग धर्म बनकर गुंजायमान होगा। यह वह कलम है जो सामाजिक पीड़ा के आवेश में राष्ट्रीय जागरण का उद्घोष करती है। यह वह कलम है जिसमें क्रांति के जय घोष के साथ विद्रोह की ज्वाला का उफनता हुआ राग है। यह वह कलम है जिसमें हृदय की पीड़ा का घसमसाता स्वर है। यह वह कलम है जिसमें क्रांति का आवाहन है। यह कलम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। ओ बदनसीब कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन, नींद से जागो। वो अधि बाहुबल का जो अकलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। अस छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वही प्रकट होता है। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। रामधारी सिंह दिनकर की कलम ने न केवल वंचना की आग में झुलसे कमजोरों को चेतना दी, बल्कि सिंहासनों को कटघरे में खड़ा करने का साहस भी किया है और समय को लांघ कर पौराणिक गाथाओं के नायकों से तीखे प्रश्न कर उत्तर की मांग भी की। आखिर क्यों धर्म की नई परिभाषाएं गढ़ने के दौर में कुछ वर्गों को सदैव उपेक्षित रहने दिया? दिनकर की कलम ने ही इस समाज से यह प्रश्न पूछने का साहस किया, जो आज के दौर में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। यह वही कलम है जिसकी स्याही से निकला एक एक शब्द उग्र राष्ट्रवाद की तीखी हुंकार लगाता है। यह वही कलम है जो राजपथ से गुजरी तो है, पर उसके कान शोषित, वंचित और निर्वासित आज सुनकर बंद नहीं होते। दबी सी आग हूँ भीषण क्षुधा की, दलित का मौन हाहाकार हूँ मैं। सजग संसार तू जग को संभाले, प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूँ मैं। रामधारी सिंह दिनकर कविता का वह नाम है जिसकी कलम में जनमानस की पीड़ा के प्रति संवेदना है। उससे उपजा विद्रोह का स्वर है। वह मनुष्य के शोषण से दुखी नजर आती है, पर उसका बाजारीकरण नहीं करती। उस कलम ने कभी अन्याय के दृश्य नहीं दिखाए, पर उससे उपजा आक्रोश शब्दों के शोले बनकर बाहर आता है। शायद वो अन्याय के क्षणों को भुलाकर उसके आक्रोश को संचित कर धर लेना चाहते थे। राष्ट्र निर्माण के लिए वह आंसू और अस्थियों का गारा नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वह राष्ट्र का निर्माण युवाओं के हृदय के शोलों से और मजबूत भुजदंडों से करने का स्वप्न देखते थे। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वो मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि थे जिनकी नजर पड़ोस और परिवेश में थी, पर स्वप्न इस राष्ट्र के गौरवशाली भविष्य की कल्पना से भरे थे।
लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल, तू गान प्रेम का गाता चल। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं की तरह उनके जीवन में भी कई सारे आरोह अवरोह आए हैं। दिनकर को समझने के लिए, उनकी कविताओं से जुड़ने के लिए उनके जीवन को नजदीक से समझना जरूरी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। 23 सितंबर सन 1908 को बेगूसराय के सिमरिया गांव में जब एक साधारण किसान रवि सिंह की पत्नी मनरूप देवी ने एक नन्हे शिशु को जन्म दिया, तो कौन जानता था वह शिशु एक दिन हिंदी कविता के भाल में सूरज की तरह चमकेगा। पिता मानस के मर्मज्ञ थे, तो ज्ञान परंपरा रुधिर में प्रवाहित होती विरासत में मिली। बचा कुचा काम बचपन से मिली कठिनाइयों ने कर दिया। 2 वर्ष की आयु में जब पिता का साया सर से उठा, तब माँ ने सारी जिम्मेदारी उठाते हुए इनका लालन पालन किया। पारिवारिक समस्याओं की जद्दोजहद ने इस कच्ची मिट्टी को तपाकर आक्रोश की मूरत में बदल दिया। प्राथमिक शिक्षा गांव के राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में पूरी हुई, जहां इस आक्रोश को राष्ट्रीयता का संबल मिला। गांव में आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विद्यालय न होने के कारण दिनकर गंगा पार लोकामा हाई स्कूल जाने लगे, जहां जाने के लिए स्टीमर ही एकमात्र व्यवस्था थी, जिसके कारण दिनकर को अक्सर मध्यावकाश के बाद ही स्कूल से वापस लौटना पड़ता। तमाम समस्याओं से जूझते हुए दिनकर 1929 में मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल आए। पटना विश्वविद्यालय से इतिहास की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। रामधारी सिंह दिनकर का विवाह 13 वर्ष की आयु में श्यामवती से हुआ और दिनकर 2 पुत्र रामसेवक सिंह और केदारनाथ सिंह और 2 पुत्रियां सीता देवी और विभा देवी के पिता बने। अध्यापन कार्य में संलग्न दिनकर के हृदय को जनमानस का दर्द छू चुका था, जो कविता बनकर निकलने लगा। बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए आंदोलन से प्रेरित हो दिनकर ने 10 कविताएं लिखी, जो विजय संदेश के नाम से प्रकाशित हुई। वे अमिताभ उपनाम ग्रहण कर कविताएं लिखने लगे थे। रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर साहित्य के 4 प्रमुख आयाम हैं। रेणुका दिनकर की जवानी का उद्घोष है। उसकी कुछ कविताएं छायावाद की याद दिलाती हैं और कुछ उस दोपहरी के प्रकाश की जिसकी रचना ये कवि आगे चलकर करने वाला था। कुरुक्षेत्र की रचना के पीछे उस द्वंद्व का प्रभाव है जो हिंसा अहिंसा को लेकर देश के अंतर्मन में चल रहा था। सन 1934 से बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद में कार्य करते रहे। उनकी कविताओं से नाराज होकर सरकार ने 9 वर्ष में उनके कार्यकाल में उन्हें 22 बार स्थानांतरित किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। 1952 में दिनकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। उनकी महान कृति संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिंदी जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 1974 में शब्दों का यह सूरज अस्त हो गया। संसार के सभी महान कवियों ने कविता को अपने ढंग से परिभाषित किया है। किसी ने उसे आत्माभिव्यक्ति कहा है, किसी ने समाजाभिव्यक्ति, किसी ने कविता के मूल में पीड़ा को बतलाया है, किसी ने जिजीविषा को। इसी तरह कुछ कवियों ने कविता को सौंदर्य बोध की देन माना है और कुछ ने यथार्थ बोध की देन। पर दिनकर के लिए कविता राष्ट्र निर्माण का सूत्र थी। दिनकर की राष्ट्रीयता वास्तव में भाववादी राष्ट्रीयता है, जिसमें चिंतन की संगति की अपेक्षा आवेश और आक्रोश अधिक है। गुलामी के वातावरण में अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों की प्रतिक्रिया का शक्तिशाली रूप दिनकर ने रचा है, जिसमें आस्था के साथ साथ अतीत के राष्ट्रीय गौरव के निष्कासन का दंश भी दिखाई देता है। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वो चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ।
सामाजिकता या सामाजिक चेतना कोई संकीर्ण वस्तु नहीं है। वह मुट्ठी बांधकर और गला फाड़कर क्रांतिकारी नारे लगाने भर नहीं है। दिनकर की कविता कानों में पगली घंटी की तरह बजती है तो दबे रूप में झरने का मधुर संगीत भी देती है। वे अराजक विद्रोही थे और जीवन, समाज, रूढ़िगत परंपराओं के विरुद्ध अपनी कविताओं में जैसी आवाज उन्होंने उठाई, वह समाज के सुन्न हो चुके कानों को खोलकर रख देती है। पहली आहुति है अभी जरा चलने दो, दो हवा देश को आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। क्रांति और विद्रोह का स्वर बुलंद करते इस राष्ट्र कवि को गांधी विचारधारा भी आंदोलित करती थी। वे गांधी दर्शन को राष्ट्र के जीवन सूत्र की तरह देखते थे और वे गांधी जी को राष्ट्र के स्वाभिमान के रूप में पूजते थे। खैर, दिनकर को भूरा गांधीवादी कहना अधिक अच्छा होगा। उनकी गांधीवादी वेशभूषा उनके शब्दों के आक्रोश से जरा भी मेल नहीं खाती। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को वह राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी मानते थे, पर वह युद्ध को शांति स्थापित करने का एकमात्र उपाय मानते थे। राष्ट्र की तत्कालीन स्थिति, बरसों की गुलामी और राष्ट्रीय गौरव के हनन का कारण उन्हें अहिंसा का अतिशय अनुकरण लगता था। गीता में जो त्रिपिटक पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं कार्य अजा का। शायद वह समय की आवश्यकता थी या विभीषिका के काल का उद्दीपन। दिनकर अपनी कविताओं में विद्रोह का स्वर उठाते हैं और अराजकता का आवाहन करते हैं। शिव के तांडव के माध्यम से, युवाओं के पदाघात से इस सृष्टि को मिटाकर रख देने का उद्घोष करते हैं। पूछेगा बूढ़ा विधाता, हाँ तुम्हारी सृष्टि को हमने मिटाया। दिनकर ने सृष्टि को मिटाने का, व्यवस्थाओं को चूर करने का अवलंबन तो रचा है, पर सृष्टि के नए रूप को गढ़ने की निर्देशिका की व्याख्या नहीं की। शायद दिनकर समय की आवश्यकता अनुसार बदलावों और सृजन के मूर्त रूप लेने पर विश्वास करते थे। दिनकर को जितना प्रेम अपनी धरती से था, उतना ही आक्रोश आसमान से था। शायद धरती की पीड़ा, जनमानस की व्यथा उन्हें आकाश से और उस पर विराजित उन सब भ्रांत लोगों से उपस्थित दिखाई देती है। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम जाते हैं। दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर शक्ति के समर्थक थे, पर हिंसा और घृणा को अपनी कविता में स्थान उन्होंने कभी नहीं दिया। उपेक्षित जन को भी वह आत्मसम्मान और शक्ति से उपजी स्वतंत्रता का लक्ष्य देते हैं। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, हीन मूल की ओर देख, गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जब समाज की शिराओं में बहता रक्त ठंडा हो जाता है और बदलाव की आवश्यकता की पुकार तेज हो जाती है, तब कविता का दायित्व बनता है उस ठंडे पड़े रक्त में उबाल पैदा करे, और निसंदेह दिनकर की कलम ने अपने दायित्व को बखूबी पूरा किया है। आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। अग्नि स्फुलिंग रज का बुझ ढेर हो रहा है रो रही जवानी अंधेर हो रहा है। निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है। पंचास्य नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। दिनकर यूं ही राष्ट्र कवि नहीं कहलाए। इस महान कवि ने राष्ट्र चेतना को जगाने के लिए अपनी कलम से युवा मन को कुरेदने का प्रयास किया है। युवाओं को ललकारते हिमालय का संदर्भ बना दिनकर कहते हैं, कितनी मड़ियां लुट गई मिटा, कितना मेरा गौरव अशेष। तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। कविता जब भटके हुए समाज के आगे ध्वजवाहक हो चलती है, तब कविता और कलम अपनी सार्थकता को पाते हैं। दिनकर आजादी के बाद के विदेशी आक्रमण के दौर में अधिक आक्रोशित नजर आए हैं, और इस दौर का खुद पर और अपनी कविताओं पर असर क्या हुआ बताते हैं दिनकर। सन 1964 में मेरी कविता की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। 65, 66, 67, 68 और 69 इन वर्षों में मेरी कोई भी पुस्तक कविता की नहीं निकली।
क्योंकि कविता लिखना ही एक प्रकार से बंद हो गया था। अपवाद या आक्रमण के समय कुछ कविताएं लिखी थीं। इतने दिनों तक कविता न लिखने का परिणाम ये हुआ कि मेरी शैली बदल गई और जिस तरह की कविताएं मैं लिखा करता था उस तरह की कविताओं से मुझे संतोष नहीं होने लगा। इस बीच में वैयक्तिक जीवन में विपत्तियां भी बहुत सही, विचारों की उलझनों में भी रहा और सोच समझकर मैं इस निष्कर्ष पर आया कि कविता में रोमांस को सचमुच दबना चाहिए। वो समय आ गया है कि रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम होती है। गीतों से फिर चट्टान तोड़ता हूँ साथी, झुरमुटे काट आगे की राह बनाता हूँ। है जहाँ जहाँ तमतोम सिमट कर छिपा हुआ, चुन चुन कर उन कुंजों में आग लगाता हूँ। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। दिनकर का राष्ट्र धर्म युद्धकाल का राष्ट्र धर्म है, जिसमें शक्ति, तलवार और क्रांति का महत्व सहज ही मान्य हो जाता है। दिनकर की विचारधारा न केवल कायरता, समझौता, पराजय, निराशा और पलायनवादी दृष्टिकोण पर कुठाराघात करती है, बल्कि ललकार के साथ जय के संघर्ष को नमन करती है। आजादी के बाद देश पर बाहरी आक्रमण को लेकर वह जितने आंदोलित थे, उससे कहीं अधिक व्यथित दिनकर देश की आंतरिक समस्याओं से थे। आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा, मर भूखे इसे घबराहट में तू पेश तो ना खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। राष्ट्र के ओजस्वी प्रकाश का इतिहास अपनी शैली से लिखने वाले दिनकर की कविताओं में गुलामी की चुभन के साथ आजादी की सुनहरी फसल की आकांक्षा भी प्रखर होती है। यह आजादी परतंत्रता से आगे बढ़कर मनुष्य की कमजोरियों तक पहुंचती है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह दिनकर जी के बारे में कहते हैं, वो अपने समय के समाज में जो उद्वेलन हो रहा है, जो अपने समय के समाज में आजादी की लहरें उठ रही हैं, उनका चित्रण करना है। इसलिए वह अनुभव उसी तरह की भाषा लेकर आती है और दिनकर जी को अपने पाठकों तक पहुंचना भी है। इसीलिए उनकी भाषा में एक प्रकार की बड़ी गरिमा भी है और बड़ी सहजता भी है। ओजस्वी काव्य की पहचान बन चुके दिनकर ने उर्वशी नामक खंड काव्य में प्रेम और श्रृंगारिक कविताओं में भी अपनी उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से दिखाई। प्रेम पर दिनकर कहते हैं, दृग्बंध हो तब तुम सुनहले स्वप्न बन आया करो, अमितांशु निद्रित प्राण में प्रसरित करो अपनी प्रभा। प्रियतम कहूँ मैं और क्या, प्रियतम कहूँ मैं और क्या। जलन हूँ, दर्द हूँ, दिल की कसक हूँ, किसी का हाय खोया प्यार हूँ मैं। गिरा हूँ भूमि पर नंदन विपिन से, अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं। अमर तरु का सुमन सुकुमार हूँ मैं। जलन हूँ, दर्द हूँ, दिल की कसक हूँ, किसी का हाय खोया प्यार हूँ मैं। डॉक्टर केदारनाथ सिंह कहते हैं, दिनकर छायावाद के बाद के कवि हैं, बल्कि छायावाद के गर्भ के भीतर से निकले हुए कवि। और दिनकर और बच्चन ये दोनों लगभग साथ आए थे हिंदी में। इन दोनों लोगों ने हिंदी कविता के भाषा को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। छायावाद की भाषा जो बहुत संस्कृतनिष्ठ
संस्कृत बहुल भाषा थी, उससे बोलचाल की भाषा की अनुमति लेकर इन्होंने एक नए ढंग की काव्य भाषा रचने की कोशिश की, जिसमें उर्दू फारसी के शब्दों से परहेज नहीं था, वो भी थे। और इस तरह से कहूँ कि छायावाद की भाषा जो एक जमी हुई बर्फ की तरह भाषा थी, उसको पिघलाया इन्होंने। तो एक कहना चाहिए अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल, था ले आए, वो एक पिघलने की स्थिति भाषा की बनी, और इसलिए वो भाषा ज्यादा दूर तक पहुंचने वाली भाषा सिद्ध हुई। आदमी का स्वप्न है वो बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मशहूर कवि अशोक वाजपेयी बताते हैं, देखिए, दिनकर जी की भाषा शुरू से अंत तक एक जैसी नहीं रही। उस भाषा में बहुत सारे परिवर्तन हुए और मुख्यतः उनकी जो छवि बनी वो उनके संबोधन की शैली से बनी। क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूँ, क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूँ, तब तुम ही टटोलो हृदय देश का और कहो, लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है, लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है, बोलो बोलो विस्मय में हूँ मत मौन रहो, बोलो बोलो विस्मय में हूँ मत मौन रहो। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में दिनकर राजपथ पर भी चले, पर संवेदनाओं को उन्होंने संसद की दहलीज में नहीं छोड़ा। उसके साथ ही वह संसद के भीतर गए और वहां रहकर भी जनता की आवाज बने रहे। रामधारी सिंह दिनकर की कलम ने जनश्रुतियों और गाथाओं के पीछे झांकने का अनुपम कार्य कर उन तमाम नायकों को खोजने का प्रयास किया जो चमकते सितारों की चमक में कहीं भुला दिए गए। रश्मि रथी खंडकाव्य में कर्ण के जीवन चरित्र से दिनकर ने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य अपने सामर्थ्य के बल से उस पद का अधिकारी होगा। रश्मि रथी के माध्यम से कर्ण चरित्र के उद्धार से मानवता की नई स्थापना का प्रयास दिनकर ने किया है। पौराणिक चरित्रों के माध्यम से दिनकर ने वर्तमान विसंगतियों पर भी प्रश्न उठाए हैं। परशुराम की प्रतीक्षा में बाहरी आक्रमण के प्रति उनका क्रोध अंगार बनकर निकला है। यह नहीं शांत की गुफा, युद्ध है रण है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है, ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है। रश्मि रथी खंडकाव्य के तीसरे सर्ग का अंश जो विद्यालयों में कृष्ण की चेतावनी नाम से छात्रों को पढ़ाई जाती है, वह दिनकर की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक। उस कविता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं का वर्णन कुरुक्षेत्र के उस दैवीय स्वरूप की याद दिलाती है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। आज जब हम खुद को असहाय, कमजोर और शोषित मानते हैं तो दूसरों की ओर शिकायतों भरी आंखों से देखते हैं, तो बदले में हम दर्दी नहीं दया मिलती है। दिनकर की काव्य चेतना न केवल आक्रोश भरे शब्दों का गान है, बल्कि मानव के आत्मसम्मान का खाका है। आज के युग में दिनकर की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि शांति काल में भी बदलाव की स्थिरता
वह पुकार करती है कि समर कभी खत्म नहीं होता। एक लोकतांत्रिक समाज में भी यह संघर्ष निरंतर अपना अस्तित्व बनाए रखता है और दिनकर एक ऐसी आवाज है जो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समूचे समाज का जय घोष है। समाज चाहे जो शक्ल ले ले, पर किसी व्यक्ति को बेआवाज परछाइयों में बदल पाने का सामर्थ्य नहीं रखती। जब तक दिनकर सरीखे कवियों की जमात उनके प्रश्नों को बुलंद करती रहेगी, तब तक यह बदलाव की चेतना प्रज्वलित ही रहेगी। रामधारी सिंह दिनकर की कलम वो कलम है जो युग का भाष्य लिखती है। सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। ये वो कलम है जो विद्रोह की आवाज बनती है। कठिन निर्घोष हूँ भीषण अशनि का, प्रलय गांडीव की टंकार हूँ मैं। ये वो कलम है जो साहित्य का सूर्य बनकर उभरी। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। ये वो कलम है जो तांडव का आवाहन करती है। पहली आहुति है अभी जरा चलने दो, दो हवा देश को आज जरा जलने दो। ये वो कलम है जो मंजिल की ओर बढ़ने को प्रेरणा देती है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। यह कलम केसरिया कलम है। यह कलम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है।